नमस्कार, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर ए के झिंगन, फेमस डायबिटोलॉजिस्ट यानी कि मधुमेह विशेषज्ञ, हमारे साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के मुद्दे डायबिटीज यानी कि मधुमेह भी रहेगा, कोविड-19 और मधुमेह का जो है वो आपस में क्या रिश्ता है, क्या कोई ऐसे ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, डायबिटीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मधुमेह का जो है वो किस तरीके से आप उसका प्रबंधन करेंगे या किस तरीके से उसको कंट्रोल में रखें, अपने जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या एहतियात बरती जा सकती हैं। खासकर हम देख रहे हैं कि हम एक बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं और डॉक्टर झिंगन न केवल देश के बल्कि विश्व के प्रख्यात डायबिटोलॉजिस्ट में अग्रणी हैं। और उन्होंने, मुझे याद है व्यक्तिगत रूप से लगभग 3 दशक मुझे पत्रकारिता में हो गए। जब मैं पत्रकारिता में उन दिनों आया था तो हमने बाद में देखा कि जो हार्ट फाउंडेशन है उसने मेले लगाने शुरू किए, स्वास्थ्य मेले, और कई संस्थाओं ने स्वास्थ्य मेले लगाने शुरू किए। लेकिन मैं आपको पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बता सकता हूँ कि इन स्वास्थ्य मेलों की सही मायने में शुरुआत डॉक्टर झिंगन ने की थी। दिल्ली में तालकटोरा में जो है वो डायबिटीज का मेला जो है हुआ करता था, और उस समय टेलीविजन चैनल वगैरह नहीं थे, 24/7 टेलीविजन चैनल नहीं था, और कुछ ठोस खबरों पर रिपोर्टिंग होती थी जो लोगों को के लिए इम्पोर्टेंट खबरें थी, लोगों के लिए, जिसको आप कहते हैं न्यूज, यू कैन न्यूज, तो उसके विषय में लिखा जाता था। और स्वास्थ्य संबंधी अन्य विषयों पर भी जो है वो बतौर विशेषज्ञ हमने लंबे समय तक जो है वो डॉक्टर झिंगन जो है उनको रात बेरात बहुत बार जो है पत्रकारों ने परेशान किया, लेकिन इज ऑलवेज बीन वेरी अकोमोडेटिव। और तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। डॉक्टर झिंगन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और वीकडे में आपके इतने व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। पहला सवाल डॉक्टर साहब कि आप हमें अपनी जर्नी के थ्रू जो है, डॉक्टर साहब इस समय राजौरी गार्डन नई दिल्ली में बेस्ड हैं, और तो डॉक्टर साहब आप मुझे अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में जो है हमारे दर्शकों को बताएं, जो है जो अभी तक की आपकी जर्नी। मैंने डायबिटीज के बारे में 85 से अपना शुरू किया था, 1985 में, और उसका एक मुख्य कारण ये था कि जैसे जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो उन दिनों में मेरे पास एक यंग पेशेंट आया, और मैं देख रहा था कि उसको जो है डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर भी था, और मेरे देखते देखते 48 आवर्स में जो है उसको एक दिन हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइड। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग था कि मैं इस व्यक्ति के लिए कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास भी मैं भी 2 ही दिन पहले ही उसको मिला था। जब तक मैंने उसे टेस्ट और सारी वो उसको सावधानियों के बारे में बताता, उससे पहले ही उनका जो है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थी और काफी टाइम से उनकी डायबिटीज थी, तो ये जो है उसकी वजह से वो एक मेरे लिए जो है, जिसको कहना चाहिए कि उसने मेरे को बिल्कुल झकझोर दिया कि हम मेडिकल में बाकी सब बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन एक जो डायबिटीज है, जिसको हम लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, उसके बारे में सीरियसनेस नहीं है जनता के अंदर। और फिर उसके बाद जो है 87 ऑनवर्ड मैंने इसी सिलसिले से एक डायबिटीज की क्लिनिक शुरू की। लेकिन जब मैंने क्लिनिक शुरू की तो बाकी सभी लोगों ने कहा कि ये डायबिटीज की क्लिनिक शुरू करके क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे पास डायबिटीज के मरीज तो आएंगे ही नहीं, तुम तो बाकी लोग जैसे कर खोलो उस तरह खोलो। मैं कहा नहीं, हम इसी को करेंगे तो धीरे धीरे तो लोगों को पता लग जाएगा। फिर वहां से शुरुआत करते करते फिर एकदम से ऐसे हुआ कि जब बहुत सारे पत्रकार, मैं कहूँगा कि मेरे जो करियर को बनाने में जितना भी जो पत्रकार लोग रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि वो भी, उनमें से कई लोग डायबिटीज के मरीज थे। धीरे धीरे उनके साथ जब निकटता बढ़ी तो ये हुआ कि किस तरीके से इस विषय पे बहुत वो जो है विस्तार मतलब कभी किया जाए, कैसे लोगों को और इन्वॉल्व किया जाए। तब ये बनाया हमने, तब देखा कि एक डायबिटीज हेल्थ मेला शुरू करते हैं, और 1999 में पहला डायबिटीज हेल्थ मेला हमने तालकटोरा गार्डन में, और वो पहली बार हम 3 दिन का हेल्थ मेला शुरू किया था। हालांकि पहले दिन ही, उस दिन रात को, उस दिन बहुत बारिश हो गई तो सुबह बहुत मुश्किल से वो बहुत मुश्किलों का सामना करा। लेकिन उसके बाद एक ये मैं कह सकता हूँ कि वो इतने सक्सेसफुल रहे उसके बाद के मेले कि मुझे याद है इतने लोग आते थे कि हम 3 दिन में
तकरीबन 6, 7, 8 हजार मरीजों को देखते थे। धीरे धीरे हमने सब डॉक्टरों को, दिल्ली के जो आज जितने भी विख्यात डॉक्टर हैं, सबको उसमें इन्वॉल्व किया। मरीजों को उनसे सलाह मिलती थी, डाइट की काउंसलिंग करते थे, और ये सब फ्री होता था, टेस्ट भी फ्री होते थे। और उसका एक नतीजा यही निकला। अब मैं कह सकता हूँ कि उन 10 सालों में, मतलब 2006 तक मैं वहाँ मेला लगाता रहा। उसके बाद में वहाँ मेट्रो का स्टेशन आ गया, फिर हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शिफ्ट हो गए, और अब हम अभी भी उसको कंटिन्यू है 20 साल। अब 20वां 21वां मेला जो अब लगेगा, जब थोड़ा सा जो हालात ठीक होंगे, तो उससे जो है डेफिनेटली लोगों में एक जागरूकता आई है। लोगों को ये पता लगा कि डायबिटीज भी एक बीमारी है। उनको ये भी पता लगा कि डायबिटीज एक सीरियस गंभीर बीमारी है, क्योंकि लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट था कि डायबिटीज का मतलब हो गया आलू नहीं खाओ, अपना चावल मत खाओ, और बस आम मत खाओ। लेकिन डायबिटीज जो है इससे बहुत आगे है। मैं सब मरीजों को कहता हूँ कि अगर ऐसा होता नहीं है, आप डायबिटीज है तो आप चावल भी खा सकते हैं, आप आलू भी खा सकते हैं, आप फल भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज होगी तो अब इन सब चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है, आज की तारीख में अब मैं कह सकता हूँ कि जागरूकता की वजह से अब जो है पेशेंट अपने आप टेस्ट कराने भी आते हैं। नंबर भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों में जागरूकता हो गई है। पेशेंट भी अच्छी और लंबी जिंदगी जी रहे हैं। पेशेंट्स को जो जटिलताएं हैं उसमें भी कम देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी यंग जनरेशन है, वो अपने पेरेंट्स से काफी सीखती है। मेरे यहाँ, मैं आपको बता सकता हूँ आनंद साहब, 3 जनरेशन है। जब मैंने क्लिनिक खोली थी तब वो ग्रैंडफादर आते थे, वो लड़का उनका लेके आता था। आज की तारीख में जो है वो जो ग्रैंडसन है वो उनको लेके आता है। सो तीनों जनरेशन, बिकॉज ये हेरिडिटरी डायबिटीज इज अ जेनेटिक डिजीज, इट इज हैविंग अ जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, एंड इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी तनावप्रस्त जो जिंदगी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे वेट बढ़ता है, और वजन बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है, और डायबिटीज शुगर के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से करके, और इसके साथ साथ मैंने ये देखा कि टाइप 1 डायबिटीज के लिए मैंने जब शुरू में काम किया तो अब मेरे पास 1100 बच्चे हैं। और सबसे बड़ा जो समाज के लिए जो इसको कहना चाहिए ना, सोशल स्टिग्मा था टाइप 1 डायबिटीज। जिसके बच्चों को हो जाए, वो पेरेंट्स ऐसे हो जाते थे डायग्नोसिस के टाइम पे कि पता नहीं क्या क्राइम हो गया। और उसका रीजन ये था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसके बेसिस पे जैसे ये हुआ कि जो है उनकी शादी नहीं होती थी, स्कूलों में एडमिशन नहीं होता था। बच्चे ने अगर हाथ ऊपर कर दिया क्लास में, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो टीचर कहता था नहीं तुम्हें डायबिटीज है रहने। उसके लिए फिर हम बहुत लड़ाई लड़ी, आप भी उसमें सब लोग हमारे साथ रहे, और आज का नतीजा क्या है, उसके लिए फिर हमने एक diabeticmatrimony.com किया। और रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो टाइप 1 डायबिटीज के लोगों के लिए हमने CBSE से वो जो मिड एग्जाम स्नैक्स अलाउ किए थे। तो ये सब सरकार जो है वो भी बहुत हमारी बातें सुनती रही। और ये इसमें मैं सही कहूँगा कि गवर्नमेंट का बहुत ही हमारे को हमेशा सहयोग रहा है इन सब, चाहे वो प्राइसेस कम करने में, चाहे वो ग्लूकोमीटर्स के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी कम करने में। लेकिन गवर्नमेंट हैज बीन अ वेरी वेरी, मतलब हमारे लिए बहुत ही उनका जो है सपोर्टिव रही है, और वही रीजन है कि हम अपने काम को आगे बढ़ाते चलेंगे। डॉक्टर साहब, कोविड का माहौल चल रहा है, और जैसे आपसे पिछले दिनों अनौपचारिक एक दफा चर्चा भी हो रही थी, और ऐसा देखने में भी आया कि तो ये कोविड के कारण संभवतः जो है वो क्या डायबिटीज के मामलों में वृद्धि हुई है? जिन लोगों को कोविड हुआ था, क्या उनमें डायबिटीज होने की जो संभावना, आशंका है, वो ज्यादा रहती है? आप किस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं, क्या कारण है? और खासकर कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव में क्या आपने डिफरेंस देखा है जो डायबिटीज के मामले, या जो और जो ऑलरेडी डायबिटिक थे वो तो खैर कोमॉर्बिडिटी की सिचुएशन होने के कारण उनके लिए तो थोड़ा ज्यादा खतरा होता है, पर ये ओवरऑल कोविड-19 से लोगों के अंदर क्या डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं? ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि कोविड जो है डायबिटीज का और कोविड का बड़ा सीधा संबंध रहा है। ये देखने को मिला कि जो आम पब्लिक के अंदर अगर कोविड की वजह से मॉर्टेलिटी 1.3% थी, तो डायबिटीज के मरीजों में ये 2.7% रही। मतलब जो है, और क्यों रही, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में कोविड की सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसलिए होती है कि डायबिटीज इटसेल्फ, अगर हम एक बार कहते हैं ना डायबिटीज, डायबिटीज एक नाम है,
लेकिन डायबिटीज के पीछे ये है कि जिसको डायबिटीज है उसको हार्ट की बीमारी के भी चांसेस है, उसको किडनी की भी बीमारी के चांसेस है, उसके और ऑर्गन्स के भी इन्वॉल्वमेंट होने के, इसको हम लोग कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज। मतलब डायबिटीज में कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा होती हैं और उसी की वजह से जो है उसमें सीवियरिटी भी ज्यादा रही और उसी की वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट उससे सफर किए। कोविड जो है दो तरीके से जो है पेशेंट्स के ऊपर, डायबिटीज के मरीजों को दो तरीके से उसने जो है अटैक किया। एक कहना बाई डायरेक्शनल जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक तो रहा कि डायरेक्टली जो कोविड का वायरस है, एक बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग AC2 रिसेप्टर्स। ये बॉडी में अपना पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं जहां से इंसुलिन बनता है वहां पे है, अपना जो है इंटेस्टाइन्स में है, अपनी किडनी में है, वहां पे स्थिर होते हैं। ये कोविड का वायरस सीधा जाके उसके साथ में वह जो है अटैक करता है, उन सेल्स के अंदर एंटर करते हैं और वहां पे उनको डैमेज कर देते हैं। तो डायरेक्ट डैमेज से भी जब क्या हुआ, इंसुलिन का बनना बंद हो गया। दूसरा क्या होता है कि कोविड की जो इन्फेक्शन है, एक जो है इन्फ्लेमेशन होती है, जो जब वायरस अटैक करता है तो बॉडी के अंदर एकदम से सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इंसुलिन की कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो जिसका शुगर अगर कंट्रोल में भी था वो भी अनकंट्रोल हो जाता है। तो दोनों तरीके से इट्स ए बाई डायरेक्शनल अटैक था कि एक तो डायरेक्ट भी अटैक हो रहा था और एक इनडायरेक्टली। तो जो लोगों को डायबिटीज नहीं थी उन लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस रहे। कई पेशेंट्स ऐसे थे जिनको पहले कोई डायबिटीज नहीं थी, लेकिन जब वो कोविड के लिए एडमिट हुए तो उनकी शुगर के लेवल बहुत ज्यादा थे। और कई मरीज जो ऑलरेडी डायबिटीज वाले थे उनकी शुगर तो अनकंट्रोल हो ही गई। बाद में ये देखा गया कि जब मरीज ठीक होके आ गया, जब वापस करके आया, तो उन लोगों में से कई लोग ऐसे रहे जिनको डायबिटीज परसिस्ट करती रही, जिनको पहले नहीं थी। और इसीलिए इस बीमारी का नाम दिया गया कोविड हाइपरग्लाइसीमिया या कोविड डायबिटीज। आगे चल के ये देखा जाएगा कि ये टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के मरीज निकलेंगे, लेकिन ये जरूर देखा गया और आज भी वो मरीज हैं जिनको अब 6 महीने हो चुके हैं, जो पहली वाली वेव से लेके अब जो सेकंड वेव तक है, जिनकी शुगर के लेवल हाई आए थे, अब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं डायबिटीज का, लेकिन धीरे 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 कम होती जा रही शुगर। लेकिन ये बात सही है जैसा आपने सवाल पूछा कि कोविड से नए मरीज भी डायबिटीज के हुए और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज थी उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा रही, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस की जरूरत पड़ी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। और आज भी कई ऐसे मरीज हैं जो उन प्रॉब्लम्स को भुगत रहे हैं, जिसको हम लोग आज कहते हैं लेट कोविड प्रॉब्लम्स। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि डायबिटीज नए नए, और खास करके कई जगह पे तो ये देखा गया कि यंग बच्चे 20 साल के या 22 साल के जो बच्चे थे जिनको कोविड हुआ, उनमें पहली बार डायबिटीज का पता लगा। और डायबिटीज भी इतनी शुगर की डायबिटीज कोमा में वो लोग आए और उनको इंसुलिन से फिर ठीक करके और उनका जो है ट्रीटमेंट किया गया। तो डॉक्टर साहब एक चीज और ये बताइए कि मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को कोविड हुआ और उसके बाद अगर उससे पहले मान लीजिए डायबिटीज नहीं थी, तो कोविड के बाद और वैसे भी मान लीजिए, क्योंकि एक चीज और भी हुई है कि लॉकडाउन लगने की वजह से जो स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं, जो लाइफस्टाइल सेडेंटरी ज्यादा हुआ है क्योंकि आउटडोर मूवमेंट्स बंद हो गई, बड़े लंबे समय तक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये सब नहीं खुले हुए और लोग घर पर ही हैं। और तो ये कैसे एक आम आदमी जो है, खासकर पोस्ट कोविड में ईरा में, ये किन किन लक्षणों का ध्यान रखे कि जिसके बाद उसे लगता है कि हाँ उसे डायबिटीज का टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। वैसे तो शायद एक, और ऐसी कौन सी उम्र का जो है वो आप कह सकते हैं कि थ्रेशहोल्ड है कि 40 साल के बाद या 45 साल के बाद, जबकि उसे हर 6 महीने या 1 साल, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी जिसमें कि अगर वो ठीक भी है तो उसको टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा सा, आपने जो वाला सवाल किया कि लॉकडाउन में डेफिनेटली जिन लोगों को डायबिटीज भी रही, अगर लॉकडाउन की स्थिति में घर से जाना बाहर मना था, आप जा नहीं सकते, तो आपकी जो रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग शेड्यूल था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद से आप जो भी जॉब करते थे या जो भी काम करते थे वो भी काफी उस दिनों तक बंद रहे, वो एक दूसरा तनाव था। तीसरा तनाव ये था कि आप फैमिली का बिल्कुल जो है बिल्कुल स्ट्रेस जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ द बीमारी, और उसमें जो है, तो इन तीनों चीजों ने तनाव की, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि स्ट्रेस से शुगर के लेवल 2 गुना बढ़ जाते हैं।
तो जिन लोगों में नहीं भी थी या मार्जिनल थी वो भी बहुत ज्यादा प्रोन हो गए और उनके शुगर लेवल्स भी बढ़ गए। तो ये बात बिल्कुल आपकी कहना सही है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जो many people who had a borderline diabetes, they became frank diabetes and their diabetes became uncontrolled. ये तो पक्का रहा। अब ये है कि जिनकी एक, जैसा आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि लेटेंट डायबिटीज है, कई लोग प्री डायबिटीज की स्थिति में होते हैं कि उनको सिम्टम्स नहीं होती। तो सबसे पहले लोगों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि बार बार पेशाब जाना, प्यास अधिक लगना, भूख अधिक लगना, वजन कम होना, ये तो क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज के पता लगते हैं। लेकिन अब ये सिम्टम देखने को कम मिलते हैं। अब क्या देखने को मिले, एकदम से थकावट, वीकनेस, बिल्कुल टायर्डनेस, वो कहता है शाम को मैं इतना थक जाता हूँ मेरे में हिम्मत ही नहीं होती। इसके साथ साथ जो है सारे शरीर पे, बदन पे खुजली होना, कई बार गुप्तांगों पे खुजली होने का भी देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी और बीमारी के लिए जांच कराने जा रहे हैं तो पता लगता है आपको तो ऑलरेडी पहले से डायबिटीज है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि साइलेंट है, ये सिम्टम्स भी नहीं होते। तो अच्छा, कई बार क्या होता है, हम लोग कहते हैं पुरुषों में, महिलाओं में गुप्तांगों पे खुजली शुरू हो जाए। कई महिलाओं के अंदर जो है बार बार बिना किसी इसके जो है वो गर्भ धारण करना चाहती है, गर्भ नहीं धारण कर पाती, बार बार एबॉर्शन हो जाते हैं। तो ये सब रीजन होते हैं हाई ब्लड शुगर की वजह से, ये सब प्रॉब्लम हो रही होती है और ये लक्षण होते हैं। तो जब इनका अगर हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन को हो सकता है। हाई रिस्क जिस ग्रुप जिनको कहते हैं, अगर आपके परिवार में माता पिता में है तो बच्चों में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको जो है वजन ज्यादा है तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर जो है महिलाओं को जिन्होंने ड्यूरिंग गर्भावस्था में डायबिटीज हो जाती है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रही है, ठीक नहीं हो रहे, जिनके वूंड हील नहीं हो रहे, जख्म नहीं हो रहे, उनको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि जब हमको पता है कि हम हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो हमको अपना जो है शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। खाली पेट की शुगर अगर आपकी 100 मिलीग्राम से कम है और खाना खाने के बाद की अगर 140 मिलीग्राम से कम है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल है। यही शुगर अगर आपकी खाली पेट की 126 से ऊपर आ रही है, वो 180 से ऊपर जा रही है और बार बार जा रही है और 2 बार के टेस्ट में भी यही हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप उस ग्रुप में, डायबिटीज वाले ग्रुप में है। इसको कंफर्म कर लें। और कंफर्म करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो हम 3 महीने वाला एक टेस्ट करते हैं जिसको HbA1c कहते हैं। वो ये बता देता है कि पिछले 3 महीने से आपकी शुगर कितनी है, उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। और एक बार हम लोग, कई बार क्या होता है, 75 ग्राम ग्लूकोज खिला के, उसको कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उससे भी पता लगा लेते हैं कि आपकी जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद कितनी शुगर गई। कई बार जो है पेशाब में टेस्ट करके भी पता लगा लेते हैं, लेकिन पेशाब के अंदर शुगर तभी आएगी जब आपके ब्लड के अंदर 175 मिलीग्राम से ज्यादा शुगर होगी, तभी पेशाब के अंदर आएगी, नहीं तो नेगेटिव ही आएगा। तो जब आपको कंफर्म हो गया कि अब आपको डायबिटीज है, आप इस ग्रुप में आ गए हैं, तो फिर आपको अपनी सावधानी करनी पड़ेगी और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं जो है अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखूं, क्योंकि अनकंट्रोल ब्लड शुगर से आपकी आंखों पे असर पड़ता है, आपके गुर्दे पे असर पड़ता है, आपके हार्ट पे असर पड़ता है, आपके जो है पैर की नसों पे असर पड़ता है, और शरीर के हर अंग की, जिसकी भी हम अगर बात करें, हर शरीर के अंग पे इसका असर पड़ता है इसमें। तो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए जैसे आपने कहा कि इसको मैनेज करना, इसको तो एक बार तो ये एक तो ये मैं जानना चाहता था कि इसको कैसे मैनेज करें, क्या क्या चीजें आपको जो है, जैसे आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही कि एक जनरल मिसकंसेप्शन या एक परसेप्शन बन गया कि आलू नहीं खाने, चावल नहीं खाने, आम नहीं खाना, तो बस इतना, और सब कुछ मना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो और डरते डरते जो है वो जीवन जो है पूरा बिताना कि, और दूसरा ये कि इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न ये कि अगर एक बार एक व्यक्ति को मान लीजिए हाई ब्लड शुगर जो है उसकी डिटेक्ट होती है, डायबिटीज डिटेक्ट होती है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली अगर उसको मेंटेन रखता है अच्छे से जो है मैनेज करके, और जो लिमिट्स हैं उसी के अंदर ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन रहता है उसमें, तो आप उसको क्या कहेंगे कि क्या वो मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल वो लगातार जब भी टेस्ट करवा रहे हैं उसके ठीक ब्लड शुगर लेवल जा रहे हैं, रेगुलर भी कर रहा है, तो क्या कोई एक ऐसी स्टेज फिर आती है कि जिसमें कि आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है अब ये व्यक्ति डायबिटिक नहीं है, या इसको उस तरीके से डायबिटीज का खतरा नहीं है? इज इट
What you call, is it only manageable or is it curable? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब डायबिटीज हो गई, डायबिटीज एक जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। हम अगर अपनी जीवन शैली को चेंज कर लेंगे तो हम डायबिटीज को रोक सकते हैं। अब जीवन शैली में क्या हुआ, जैसे रेगुलर व्यायाम है, नियमित व्यायाम। मेन चीज ये है कि हम हर रोज 50 मिनट का नियमित व्यायाम करें, जिसमें एरोबिक्स है, चाहे हम वॉक करें, चाहे हम जॉगिंग करें, चाहे हम गार्डनिंग करें, चाहे हम रनिंग करें, चाहे स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें। सबसे बढ़िया, हिंदुस्तान में बहुत साल पहले सब लोग साइकिल करते थे तो डायबिटीज के मरीज कम होते थे। तो साइकिलिंग ही एक ऐसा वो है जो कर सकते हैं। दूसरी जो है, आप अपना जो है वजन को 7 से 10% अगर आप कम कर लेते हैं तो आप डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा जो टर्मिनोलॉजी चल रही है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं लंबी उम्र तक दवाइयां खाऊं। तो सबसे बढ़िया उन्होंने ये निकाला, क्या किया, उन्होंने कहा जिन लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज की, जिन लोगों ने अपने डाइट पे कंट्रोल किया और 7 से 10% अगर अपना वजन कम कर लिया तो उन्होंने अपने डायबिटीज को रिवर्स कर दिया। तो इसलिए सबसे बढ़िया हर आदमी को कोशिश यही करे कि अपना नियमित जो है व्यायाम करें। खाने में खास करके एक्चुअली क्या है कि पिछले 40 सालों की अगर हम बात करें तो जो पहले हमारा आहार होता था वो बहुत ही संतुलित आहार होता था। अब वो आहार जो है संतुलित ना होकर असंतुलित हो गया है, जिसमें क्या है कि हमारी चर्बी बहुत है, फास्ट फूड की तरफ रुझान है। पूरा हमारा यंग जनरेशन है, उनको वो चीज बहुत अच्छी लगती है। और इसमें पेरेंट्स का भी जो है पूरा हाथ है, क्योंकि पेरेंट्स को भी, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं दोनों, उनको ये लगता है कि हफ्ते में 2 दिन बच्चों को चलो बाहर खिला लाते हैं। सो एक तरह का उनको खुश करने का तरीका है, बट ये दिस इज मेकिंग देम, गिविंग देम ए बैड हैबिट। उससे वो एक आदत पड़ जाती है, क्योंकि टेस्ट बड जो है ना, बच्चों को अगर वो चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें ज्यादा घी होता है, उसमें ज्यादा मसाले होते हैं, तो उनको ये लगता है ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो हाई कैलोरीज डाइट है, जिसको हम लोग कहते हैं फास्ट फूड, ये हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान देता है। और खास करके जो कोला ड्रिंक्स हैं और ये सब जो है हमको एक आदत बन गई है, ये सब ने हमारा शरीर इस चीज के लिए नहीं है। हम जो बॉडी है, हम लोग इस तरह के खाने के आदि नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, स्कूलों के अंदर भी जो कंपटीशन है उसमें हेल्थ के ऊपर बहुत कम जोर दिया जाता है, पढ़ाई पे जोर है। पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चा मेरा फर्स्ट आए और ये करे। तो जो ओवरऑल जिसको हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए वो नहीं है। इट इज ए जो है एजुकेशन सेंट्रिक हो गई है। तो वो भी एक तरीके से इससे एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि नोबडी वांट्स टू टेक द मेडिसिन थ्रू आउट हिज लाइफ। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप अपना वेट कम कर लें। और कभी भी ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, आप जब भी होता है ना, कोई देखता है कि वजन कम करने के लिए शॉर्ट तरीका है, या जो कहीं इश्तेहार लगे होते हैं कि आप बिल्कुल डायबिटीज को जड़ से खत्म कर दें। मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि जड़ से खत्म हुई हो डायबिटीज। आदमी जरूर जड़ से खत्म हो सकता है, लेकिन डायबिटीज नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि आपकी जो बीमारी अंदर है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। वो तो एक ही तरीके से है कि आप अपना वेट कम करें। बैरिएट्रिक सर्जरी का जो कंसेप्ट है वो यही तो है ना। वो आपका पेट छोटा कर देते हैं, आप खाना कम खाते हैं, उससे 20 किलो वजन कम हो जाता है, आपकी डायबिटीज खत्म हो जाती है। यही अगर आप खुद मेहनत करके करेंगे तो आपको इतनी सारी बीमारियों से और इतनी सारी दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अपना खान पान पे बदलाव रखें, नियमित व्यायाम करें। डॉक्टर्स अगर आपको कहते हैं दवाइयां लेने के लिए तो दवाइयों को पूर्ण रूप से लें। अगर जरूरत पड़ती है आगे चल के कि अगर दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रहा तो इंसुलिन की अगर जरूरत होती है तो इंसुलिन लें। क्योंकि ये बात सही है, दुनिया में वो लोग जो अपनी डायबिटीज के बारे में जानते हैं, जो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, वही एक लंबी और अच्छी जिंदगी जीते हैं। ऐसे भी लोग जो है मेरे पास हैं अभी भी, जो 90-90 साल के हैं और डायबिटीज के साथ में बिल्कुल अभी है, और अभी भी आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मैं अभी भी देसी खाना खाता हूँ, देसी घी का खाना खाता हूँ, और मैं रोज लेकिन 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। तो जो आपने कहा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है आप हर चीज खा सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि उसको एक्सचेंज करना है। आज अगर मैंने आम खाना है तो मुझे बाकी फल को हटाना होगा। आज मैंने अगर चावल खाने हैं तो बाकी 1 रोटी कम कर देनी है। आज अगर मैंने जो है सारी सब्जियां लेनी तो और सब्जियों को कम कर देना। जीवन में ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज होगी वो आम नहीं खा सकता जिंदगी भर, या वो चावल नहीं खा सकता, या वो आलू नहीं खा सकता। तो मतलब ये है कि हमको डराया ज्यादा जाता है बजाय इसके कोई उसका निदान बताया। तो आप उसका अगर एक्सचेंज कर लें, आप हर चीज खा सकते हैं। अगर मुझे आज आइसक्रीम भी खानी है तो मैं बाकी चीज कम कर दूं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उसके लिए, तो डायबिटीज में कोई डायबिटिक डाइट नहीं है।
और इसीलिए लोग जो है मिथ में चले जाते हैं कि डायबिटिक आटा, डायबिटिक स्वीट्स, डायबिटिक फलाना, ये सब जो है आप देखिए जो खोआ है, जो मिठाई है जो डायबिटिक बनी हुई है, उसके अंदर खोए की कैलोरीज का कंटेंट तो वही है ना, वो सिर्फ शुगर की जगह पे आर्टिफिशियल शुगर मिला दिया है। तो इस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। बैलेंस डाइट है, नॉर्मल खाना खाएं, कोई उसमें ये नहीं है खाना खाएं, फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, कोई मना। अब लोगों को एक ये मिथ है कि अगर वो बादाम और अखरोट खाएंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जबकि सच मतलब सच ये है कि अगर आप ये दोनों चीजें लेते हैं तो इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो ये जो मिथ है ना जो खाने के बारे में और सब चीजें वो है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बंद हो जाए। और डायबिटीज के मरीज, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, जिसको डायबिटीज होती है वो अपनी डिसिप्लिन लाइफ लीड करता है, वो रेगुलर व्यायाम करता है, वो खाने पे परहेज करता है, अपने आप नॉर्मली अच्छी जिंदगी जीता है। तो इसको कभी ये नहीं मानना चाहिए। और रिस्क फैक्टर्स है, ये बात आपने जैसे कहा, मैं भी कहूंगा कि एक बैड कंपेनियंस है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इसके साथ साथ जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है। ये जो 5 बैड कंपेनियंस हैं डायबिटीज के, यही जो है प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ाते हैं। चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे मोटापा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल के लेवल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, इन चीजों को ध्यान में रखना। और लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे नॉर्मल लेवल्स क्या हैं, उन्हीं के हिसाब से फिर वो उसी चीज पे मेंटेन करके रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब एक चीज मैंने देखी है कि इनफैक्ट अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर तो फिर भी थोड़ा सा ज्यादा डायबिटीज के जो लेवल्स हैं उनके साथ लिंकेजेस उसके हैं, लेकिन टोबैको कंजम्पशन को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है कि इससे भी जो है वो एक तरीके से आप अगर डायबिटिक हैं या डायबिटीज और इसका भी एक संबंध है, तो इस पे अगर आप क्योंकि आपकी और हमारी जब पहले इस विषय पर चर्चा हुई थी तो आपने काफी सारी स्टडीज जो हैं वो भी शेयर की थी, तो मैं उन्हें भी देख रहा था। तो मुझे आपको क्या लगता है कि इस विषय में थोड़ा जागरूकता की कमी है और थोड़ा ज्यादा जागरूक जो है वो करने की जरूरत है? बिल्कुल, जो है स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बल्कि ये देखा गया कि जो स्मोकर्स जो है वो 30 to 40% प्रोन होते हैं डायबिटीज डेवलप होने की। और ये भी देखा गया कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर अगर डायबिटिक भी है तो हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो निकोटीन है, टोबैको किसी भी फॉर्म में होगी, या निकोटीन है, ये क्या करती है, ये बॉडी के अंदर ये जो केमिकल्स हैं उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है। और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं और उनकी जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देती है। और इसीलिए इन लोगों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी देखा गया कि जैसे ही आप जो है स्मोकिंग क्विट करते हैं तो शुरू के 2 साल में वो ये कहते हैं कि डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको 2 साल के बाद की बात करें, 6 साल से लेके अगर 12 साल में करें, तो फिर आपके चांसेस उतने ही रहते हैं जो नॉन स्मोकर्स के होते हैं डायबिटीज डेवलप होने के। क्यों बढ़ जाते हैं 2 साल में? क्योंकि जैसे ही आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो आपका जो है वेट बढ़ जाता है, आपकी भूख बढ़ जाती है, आपका खाना बढ़ जाता है और उससे वेट बढ़ जाता है। ओबेसिटी से जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ये भी देखा गया कि जो स्मोकर्स होते हैं वो उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये एक ऐसे हार्मोन्स को करता है कि जिससे इंसुलिन की कार्य क्षमता को और कम कर देता है। तो ये पक्की बात है कि जो स्मोकिंग है उसी से डायबिटीज के मरीजों में एक तो डायबिटीज होने के चांसेस हो गए 30 to 40%। दूसरी, अगर डायबिटीज है और स्मोकिंग आप करते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपके पैरों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, गुर्दे की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो निकोटीन है वो हमेशा उसको तंग करती है। और ये देखा गया है कि जो लोग डाइट स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, मेरे अपने यहाँ क्लिनिक में मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं और उनको मैं एज ए रोल मॉडल हमेशा प्रेजेंट करता हूँ। हर मेले में भी यही करता था कि जिन्होंने एकदम से आके अपना, उनको पहले मैं कन्विंस करता था और फिर वो छोड़ जाते थे। तो वो एज ए रोल मॉडल दूसरों के लिए रहते हैं कि देखो मैं 30 साल से स्मोकिंग कर रहा था और आगे मैंने छोड़। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। शुरू के 3 दिन के लिए मुश्किल होता है, उसके लिए उनको बताते हैं कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। और बहुत मुश्किल नहीं है, स्मोकर्स छोड़ भी देते हैं क्योंकि फर्स्ट 3 डेज के लिए ही उनके लिए मुश्किल होता है, उसके बाद में बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। लोगों में जागरूकता इसलिए नहीं क्योंकि लोग समझते नहीं है कि स्मोकिंग जो है ज्यादा डेंजर है।
और ये भी देखा गया कि जो लोग स्मोक करते हैं उनके शुगर के लेवल्स भी ज्यादा, बल्कि कोविड के अंदर भी देखा गया कि जो लोग स्मोकर्स थे, जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम्स थी, उनको इंसुलिन की ज्यादा जरूरत पड़ी डायबिटीज के साथ में। तो मतलब जो है पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये जो रिस्क फैक्टर है, और अल्कोहल भी, जैसा आपने कहा, अल्कोहल का भी, उसका भी उतना ही है। लोगों को समझ लगता है कि आज के जमाने का सोसाइटी में ऊपर उठने का ये एक जो है पैमाना है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसीलिए ये दोनों ही चीजें जो है डायबिटीज के मैनेजमेंट में रिस्क करती हैं, बल्कि अल्कोहल भी पेंक्रियाज को डैमेज करके डायबिटीज कर सकता है। तो आपने जो दोनों जो ये कारण है, इन दोनों से ही डायबिटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये कि अब कोविड की थर्ड वेव की बात जो है वो चल रही है। फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने देखा कि खासकर डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से जो है वो काफी सीरियस मामले खासकर सेकंड वेव में जो है, और थर्ड वेव में अब जैसे हम नए वेरिएंट्स की बात भी सुन रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट जो वायरस का है, और माना जा रहा है कि शायद कुछ ऐसा अभी कंफर्म नहीं है लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि किसी विशेष आयु वर्ग के, पहले ये बात आई कि बच्चों के लिए ज्यादा हो सकता है, फिर ये बात आई नहीं हो सकता है, अभी थोड़ा अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये एक मानना जो सेकंड वेव में एक्सपीरियंस हमारा रहा, उसके बाद थर्ड वेव जो आ रही है उसके मद्देनजर डायबिटीज के संदर्भ में आप जो है वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे, और जो डायबिटिक हैं वो भी, जिन जो में होने की आशंका हो सकती है वो भी, और जो नहीं है जो है, जो बड़े ही प्रसन्नचित्त हैं कि जो है, और ऐसा लगता है शायद उन्हें कि अमर बेल खा ली है तो क्योंकि होता है ऐसा खासकर जब आप युवा होते हैं, और तो इन सब चीजों के बारे में व्यक्ति जो है वो नहीं, हम सभी लोग उस दौर से गुजरे हैं, आप तो क्या डॉक्टर हैं, लेकिन और खासकर जो बड़े हाई एड्रेनलिन वाले रश वाले प्रोफेशंस होते हैं, जैसे जर्नलिज्म है, फिल्म्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो ये जो एड्रेनलिन रश वाले पड़े होते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि कि अब कुछ नहीं होने जा रहा है, हम लोगों को जो है वी आर इनविंसिबल। तो तीनों श्रेणी के लोग, वो जो डायबिटिक हैं, वो जो डायबिटीज के प्रोन हैं, जिनको डायबिटीज हो सकती है, और वो जो स्वस्थ हैं, लेकिन कोविड की जो थर्ड वेव आने जा रही है उसके संदर्भ में, उसके मद्देनजर जो है डायबिटीज के संदर्भ में खासकर इन तीनों वर्गों को लेकर, और भी इसके अलावा आप कोई और भी बात इसमें जोड़ना चाहें तो प्लीज। सबसे पहले जैसे आपने बताया, जो यही कारण था, हम लोग फर्स्ट वेव के बाद में बिल्कुल केयरलेस हो गए सेकेंड वेव के टाइम पे, और हमको लगा कि ये बस खत्म हो गया, और उसका नतीजा निकला कि जो सेकेंड वेव रही, और उसने सारा जो है, पहली और सेकेंड वेव में ये डिफरेंस था कि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन थी हिंदुस्तान की, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रही। इसमें जनरली वो लोग थे जो 25 से लेके 45 या 50 साल के थे, और इसमें मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा रही, जिसमें जो है इस वर्ग के लोगों की काफी जानें गई। इसी प्रकार से अभी जो थर्ड वेव का है, अभी क्या हुआ, 3 फैक्टर जिसको मैं कहूंगा, रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज ईटिंग और रिवेंज एंटरटेनमेंट। अगर हमने 2 साल कुछ नहीं किया तो हम अब ये कर रहे हैं कि हम सारी जो है हदें को तोड़ दें, पूरी हदें पार कर दें, और यही आपने देखने को मिला कि सब लोग जो है इतने इतने जाके जा रहे थे, कोई जो है टूरिस्ट प्लेसेस पे, कि वहां पे खड़े होने की भी जगह थी। यही लोग जब वापस आके आते हैं, अपने अपने जगहों पे जाते हैं, और जिनमें से अगर किसी को भी अगर होगा तो उससे बाकी लोगों को भी फैलेगा। और जहां तक थर्ड वेव का है, ये एक जो है डेल्टा वेरिएंट है। जो पहला जो क्लासिकल वेरिएंट थे वो डिफरेंट थे, लेकिन जो सेकंड, जो थर्ड अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक ही डेल्टा वेरिएंट है, और इसमें थोड़े से सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, जैसे बुखार होगा, सिर दर्द होगा, आपका गले में दर्द होगा, रनिंग नोज होगी, और जो है इससे अगर बढ़ गई ज्यादा प्रॉब्लम तो फिर अस्पताल जाने की नौबत होगी। अदरवाइज सिंपल है, 4 से 5 दिन 6 दिन में आइसोलेशन करके रखेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से बेसिकली ये भी देखा गया कि कई लोगों को जिनको ऑलरेडी वैक्सीनेशन भी हो गया था, उन लोगों को भी हुआ ये वाला जो अभी जो हो रहा है इन्फेक्शन बाहर भी, और इसमें तो अक्सर ये है, देखिए भारत सरकार ने इतने अच्छे प्रयत्न किए हैं और इतने लोगों को अभी वैक्सीनेशन कर लिया,
मेरे ख्याल से जो लोगों में जो फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव के तक वो लोग बड़े रिलैक्टेड, जब तक अब जो सेकंड वेव आई उसके बाद में जो वैक्सीनेशन का था धीरे धीरे बड़ी उस जो उनकी गति थी बहुत धीरे थी, लेकिन आफ्टर दिस सेकंड वेव लोगों में इतना जागरूकता आ गई और सरकार की तरफ से भी इतना वो रहा कि जो है उसकी वजह से अब लोग जो है लगातार वैक्सीनेशन करा। ये बात बिल्कुल सही है, जिन लोगों के अंदर दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, अगर उनको कोविड हो गया उसके बावजूद भी उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जिनको दोनों वैक्सीन रिसीव कर चुके हैं दोनों लोग, उनके अंदर सीवियर अगर होता भी है कोविड तो वो सीवियरिटी बड़ी कम होगी और उसमें जो है प्रॉब्लम कम रहेगी। तो इसलिए एक बचाव तो ये है कि अपने को, जो मैं अभी ये तीनों चीजें आपसे कही थी, कि अपने को थोड़े को एक तो गैदरिंग कम करनी है, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि वो सभी सावधानियां आज भी जरूरी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो पेंडेमिक्स है वो कभी खत्म नहीं होते। 2 साल से पहले विश्व में जो भी इतिहास रहा है 1918 में था, वो भी 2-2.5 साल तक रहा था। तो हम ये सोचे कि जब सेकंड खत्म हो गई तो अब ये खत्म हो गया, ये अभी अगले साल तक भी रहेगा। और आगे क्या होगा कि ये एंडेमिक हो जाएगा, छोटी छोटी जगहों पे पॉकेट्स बन जाएंगे। तो इसलिए हमको ये सावधानियां तो करके रखनी ही पड़ेंगी, मास्क पहनना ही पड़ेगा। बिना मास्क के आप पूरी, बल्कि ये देखिए, मैं तो ये कहूंगा इस बार अगर सबने मास्क पहना तो जो कॉमन कोल्ड या फ्लू होता था वो कितना कम हो, मतलब आप अगर ये पहन के रखेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो मास्क पहनना, बकायदा वो सैनिटेशन के जो बाकी जो फायदे हैं वो जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और आज भी मैं कहूँगा जो तीनों चीजें मैंने आपसे कही कि जो है रिवेंज वाला जो एटीट्यूड है वो अगर खत्म कर देंगे तो आप अपने आप को इस थर्ड वेव से भी बचा सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि थर्ड वेव आए ही आए, ये तो हमारे ऊपर है। अगर हम ही केयरलेस हो जाएंगे तो बिल्कुल आ जाएगी। गवर्नमेंट एजेंसीज तो सब पूरा प्रिकॉशन कर ही रही है, सब कुछ है, मानना तो हमको है ना सर। हम ही अगर नहीं मानेंगे, और जो डायबिटीज के मरीज हैं, देखिए अब हमको लेसन लर्न करना चाहिए। इतने दो लहर आई, बहुत लोगों की जाने गई, अगर फिर भी हम नहीं सीखते, ये सभी प्रिकॉशन लें, डायबिटीज को कंट्रोल करें, जीवन शैली को बदलें। अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो आपको बीमारी होने के, कोविड होने के चांसेस कम होंगे। अनकंट्रोल शुगर रहेगी, चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल में रखेंगे। जो स्मोकर्स हैं या जिनको चेस्ट की, दमे की बीमारी है उनके हैं, जो एल्डरली लोग हैं उनको अगर वैक्सीनेशन कराना है वैक्सीनेशन कराएं। साथ में अगर फ्लू का भी वैक्सीनेशन या निमोनिया का वैक्सीनेशन है वो भी कराएं, क्योंकि ये सब प्रिकॉशन तो अब हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इसको अभी 1 साल और लगेगा। तो इसलिए ये है, हम सबको लेट अस टेक प्रिकॉशन, let us stay safe, let us live a healthy life and let us prevent others also। हमको अपने को तो करना ही करना है, दूसरों को भी करें। और खास करके जो सबसे बड़ी चीज अभी बात चल रही है, थर्ड वेव का ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों में हो। तो मेरा ये मानना है, और मैं हर जगह लोगों को कहता हूँ, अगर स्कूल के स्टाफ इनको अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा तो बच्चों में बीमारी फैलने के चांसेस कम, क्योंकि उनके पेरेंट्स को तो लग गया वैक्सीनेशन। बच्चे अभी छोटे हैं, अभी उसके लिए गाइडलाइन आई नहीं है। तो अगर पेरेंट, जो स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स है, पूरा अगर उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा तो बच्चों के अंदर ये कोविड थर्ड वेव होने के चांसेस कम रहेंगे। सो लेट अस प्रे टू द गॉड कि वी ऑल विल रिमेन हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। डॉक्टर साहब, आई थिंक जो पूरा डिस्कशन, हमारी चर्चा जो हुई है, और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ पे इंटरव्यूज नहीं करते हैं, चर्चा इन कॉन्वर्सेशन रहती है, तो मुझे लगता है कि एक लाइन में अगर मैं समअप इसको करना चाहूँ तो जो हमारी एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी रही है, हिंदू फिलॉसफी रही है, कि मॉडरेशन इज द की। बेसिकली जो है कि आप अपना संतुलित जीवन जिएंगे, मॉडरेशन इज द की, मध्यम मार्गी होकर रहिए, जो भी करना है सब करिए, लेकिन सीमा में करिए, जो है अति मत करिए। और खासकर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड की जो अगली वेव आ रही है, तो उसके मद्देनजर जो है वो जो सरकार ने बातें कही उनका भी पालन करें। और जो बहुत अच्छा आपने वो कहा, जो रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज एंटरटेनमेंट, तो उससे हम सब लोग जो है वो बचने की कोशिश करें और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। डॉक्टर साहब, आपने जो है वो समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों के लिए
हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें, और नेशनलिस्ट व्यू जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर आएंगे इस चैनल के। और जल्दी हम अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और इतनी उपयोगी जानकारी जो है वो हम लोगों को। नमस्कार।